व्यूवर्स, उम्मीदनामा के नए शो शेयरिंग अ प्लेट के पहले एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारा नाम सना उम्मीद है और हम हैं आपकी होस्ट। इस शो के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर के आए जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। ये बेशक एक टॉक शो है, लेकिन इसमें हमारी यही कोशिश है कि हम अपने मेहमानों से उनके पेशे से मुताल्लिक कम सवालात पूछते हुए उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा बातचीत करें, जिससे हमें और आपको जिंदगी जीने की सही राह चुनने में आसानी। ये हमारी खुशनसीबी है कि पहले ही एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि सरापा मोहब्बत है। ये लखनऊ के एक बैंकर हैं और इसके साथ साथ ही एक बहुत उम्दा शायर भी हैं, और इसी वजह से हिंदुस्तान के कई लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पर इसके अलावा भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम इनका बेहद अदब और एहतराम करते हैं, और वो ये है कि ये बेहद नेक दिल और सादा इंसान है। और हाँ, इनका मिजाज जलेबी की तरह मीठा भी है। लखनऊ, शायर, जलेबी, इन सब के जिक्र के साथ आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब अभिषेक शुक्ला की। अब हम अभिषेक जी ही की एक गजल के साथ, जो कि हमें काफी पसंद भी है, उसी गजल के चंद अशार के साथ इनका दोबारा से इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो ये कुछ यूँ लिखते हैं कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें, मुझ में पैवस्त हो तुम यूं कि जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। तुमसे एक जंग तो लड़नी है सो लड़ते हुए हम, तुमसे एक जंग तो लड़नी है सो लड़ते हुए हम, अपने खेमे में किसी रोज मिला लेंगे तुम्हें, अपने खेमे में किसी रोज मिला लेंगे तुम्हें। जनाब अभिषेक शुक्ला, आदाब। ये हमारे लिए काफ़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारा ये नया शो आपके ही आने से, आप ही इसको शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीदनामा और सना आपका। मैं पर्सनली बहुत इस बात का कायल भी हूँ कि नए लोगों से लगातार एक जुड़ाव और एक रिश्ता बनना चाहिए, और मुझे खुशी भी होती है। तो आज मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ कि आपने याद किया, और बहुत एक अच्छा एहसास है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आने के लिए रजामंदी दी। सबसे पहले हमारी एक दरख्वास्त है आपसे कि काफ़ी लोग हैं जो आपकी शायरी के कायल है, आपकी गज़लों के कायल है, तो हम चाहते हैं कि आप हम लोगों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ सुना दें। मैं एक गज़ल जी पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब है कि मेरे गम का अपना है मर्तबा, मेरी जान कुछ तो ख्याल कर। क्या कहते हैं? मेरे गम का अपना है मर्तबा, मेरी जान कुछ तो ख्याल कर, खिले फूल जिनमें विसाल के मेरा उन रुतों में मलाल कर। मेरे गम का अपना है मर्तबा, मेरी जान कुछ तो ख्याल कर, खिले फूल जिनमें विसाल के मेरा उन रुतों में मलाल कर। मैं वो जामे तल्खी इश्क हूँ जो छलक रहा है वजूद से, मैं वो जामे तल्खी इश्क हूँ जो छलक रहा है वजूद से, मुझे पी न ले मेरी वहशतें किसी ज़र्फ़े हुस्न में ढाल कर। वो जब उसकी मुझ पे नजर हुई, मेरी खाक इधर से उधर हुई। काफी प्यारा। वो जब उसकी मुझ पे नजर हुई, मेरी खाक इधर से उधर हुई, उसे और कुछ तो मिला नहीं मेरे जिस्म जान को खंगाल कर। क्या कहने, वाह वाह। वो जब उसकी मुझ पे नजर हुई, मेरी खाक इधर से उधर हुई, उसे और कुछ तो मिला नहीं मेरे जिस्म जान को खंगाल कर। यही ठोकरें हैं सिला मेरा, यही रास्ते हैं गिला मेरा। अच्छा है। यही ठोकरें हैं सिला मेरा, यही रास्ते हैं गिला मेरा, कोई रख गया सरे रह गुजर मुझे अपने दिल से निकाल कर। क्या कहने, वाह वाह। यही ठोकरें हैं सिला मेरा, यही रास्ते हैं गिला मेरा, कोई रख गया सरे रह गुजर मुझे अपने दिल से निकाल कर। कोई दर नहीं है पता मुझे, मैं कहाँ रहूंगा बता मुझे। क्या बात है। कोई दर नहीं है पता मुझे, मैं कहाँ रहूंगा बता मुझे, कहा उसने सारी जमीन है मुझे आसमां में उछाल कर। क्या बात है। कोई दर नहीं है पता मुझे, मैं कहाँ रहूंगा बता मुझे, कहा उसने सारी जमीन है मुझे आसमां में उछाल कर। कोई और इतना गनी नहीं जो हो इतने ऐश का मुस्तहक, कोई और इतना गनी नहीं जो हो इतने ऐश का मुस्तहक, मैं तेरे नसीब का दर्द हूँ मुझे रख ले दिल में संभाल के। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई और इतना गनी नहीं जो हो इतने ऐश का मुस्तहक, मैं तेरे नसीब का दर्द हूँ मुझे रख ले दिल में संभाल कर। मेरे गम का अपना है मर्तबा, मेरी जान
कुछ तो ख्याल कर। क्या बात है, खिले फूल जिनमें विसाल के, मेरा उन रुतों में मलाल कर। बहुत है। एक दो और सुना दे। तो आपको तो मैं- ये हाल हो जाता है हम लोगों का कि आप बस सुनाते रहे और हम सुनते रहे, प्रोग्राम वगैरह तो चलता ही रहेगा। मैं गजल के चंद अशार और जी सुना देता हूँ। ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, पर इस मकाम से आगे सफर। क्या बात है, नहीं क्या सच्चा शेर है, वाह 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 वाह। ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, पर इस मकाम से आगे सफर नहीं करूंगा। दुआएं क्या दूं उसे जिंदगी की, इतना है। दुआएं क्या दूं उसे जिंदगी की, इतना है। मैं जहर हूं मगर उस पर असर नहीं करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुआएं क्या दूं उसे बहुत जिंदगी अच्छी, बहुत अच्छी। की, इतना है। मैं जहर हूं मगर उस पर असर नहीं करूंगा, कि ये जो वक्त पे उनका माल देख चुका है। माल परिणाम को कहते हैं। जी। कि ये जो वक्त पे उनका माल देख चुका है, कोई भी काम मैं वक्त पर क्या बात है, बहुत नहीं अच्छा। करूंगा। कि ये जो वक्त पे उनका माल देख चुका, कोई भी काम मैं वक्त पर नहीं करूंगा। किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर, क्या बात, किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर। मैं कर तो सकता हूँ ये सब मगर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। किसी से झूठी मोहब्बत, किसी से सच्चा बैर। मैं कर तो सकता हूँ ये सब मगर नहीं करूंगा। दवाम बख्श तो सकता हूँ खामोशी को, मगर दवाम कहते हैं इटर्निटी को, कि दवाम बख्श तो सकता हूँ खामोशी को, मगर ये काम मैं किसी आवाज पर नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। दवाम बख्श तो सकता हूँ खामोशी को, मगर ये काम मैं किसी आवाज पर नहीं करूंगा। ये और बात तेरे दिल में घर नहीं करूंगा, पर इस मकाम से आगे सफर नहीं करूंगा। शुक्रिया कि आपने हमारी बात रख ली और इतने अच्छे अच्छे अशार हमें सुनाए। तो एक बात बताएं कि आपकी उर्दू काफी खालिस उर्दू बोलते हैं आप, मतलब ऐसी उर्दू की जो बड़े से बड़े जानकार भी हैं वो भी पानी भरे आपके सामने। तो ये उर्दू का शौक कैसे चढ़ा आप पे? देखिए, जबान से तो मोहब्बत बहुत पुरानी है मेरी। जी। मतलब मैं हिंदी लिखने पढ़ने का शौक बहुत पुराना है मेरा। मतलब मुझे याद आता है कि जब मैं 5th क्लास में था तब भी मैं एक डायरी रखता था, जी, और उसमें कुछ ना कुछ लिखा करता था। अच्छा। और उसके बाद डिबेट कंपटीशंस जितने हुए शहर में, मेरी जो आगे की पढ़ाई हुई, तो मैंने तकरीबन सारे जो कंपटीशंस शहर में हुआ करते थे, मैं ढूंढ ढूंढ करके उसमें पार्टिसिपेट अच्छा। करना और अपनी बात रखना, और उसमें मैं बहुत बार इनामात मुझे मिले भी। तो वहां से ये था कि जबान की एक फहम तो थी, मतलब एक समझ थी, लेकिन उर्दू की तरफ आना, मामला ये था कि जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने एक डिबेट कंपटीशन जीता। जी तो उसमें फेलिसिटेशन के ठीक पहले एक मुशायरा और कवि सम्मेलन था। जी जी। वो मैंने जबरदस्ती सुना था। अच्छा। मतलब मुझे तो ये था कि जल्दी से फेलिसिटेट करें और मैं भागूं यहाँ से, लेकिन ये था कि मजबूरी में मैं बैठा जी। और वो पूरा मुशायरा मुझे सुनना पड़ा। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था कि मेरी जिंदगी समझिए कि वहां से बदल गई। मुझे लगा कि ये जो जी। इजहार मैं चाहता हूँ कि मेरा इजहार हो, मैं जैसे बात करना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो ऐसे बात कर रहे हैं। जो गजल के तमाम शायर जिनमें अब नहीं रहे, डॉक्टर निर्मल दर्शन भी उसमें थे, उनके वालिद बेकरार आलमी साहब भी वहां थे। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे ऐसे कहना है। फिर टूटी फूटी धीरे धीरे कोशिशें शुरू हुई। 2008 के बाद मैंने धीरे धीरे उर्दू की तरफ अपने आप को लाना शुरू किया जी। और पढ़ना लिखना जारी है उसी हिसाब से चीजें। पंडित आजिज मातवी का जिक्र जरूरी है। मैं जब भी कोई मुझसे मेरे बारे में कुछ भी पूछता है तो मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसे शख्स थे कि अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि वो अकेले ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई की जी कि भाई तुम सीख सकते हो और तुम्हारे अंदर इम्कानात हैं, बल्कि जो जरूरी चीजें मुहैया करा सकते हैं उन्होंने कराई, और उनका बड़ा एहसान है मुझ पर। तो ये एक मेरी जिंदगी का जी। एक बाब है, एक चैप्टर है। फिलहाल इस शो की एक रिवायत है जो हम अभी शुरू करने वाले हैं कि लखनऊ की मेहमान नवाजी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए हम ये इस शो पे करना चाह रहे हैं कि जो हमारे मेहमान आए हम उनको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना चखाएं, और ना सिर्फ चखाएं बल्कि खिलाएं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या खाना लगवा लें? तो आज दस्तरखान पे है पनीर लबाबदार, आलू गोभी की सब्जी, सैलेड, और उसी के साथ साथ है बटर लगी हुई मिस्सी रोटी और गेहूं की आटे की रोटियां। खाना पड़ता है भाई।
बहुत जायकेदार है भाई खाना, बहुत बहुत प्यारा। ये आप कैमरे की वजह से तो नहीं कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा, बहुत लजीज। शुक्रिया। अच्छा, बहरहाल एक सवाल हमें जो आपसे ये करना था, जैसे अभी हम लोग ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे कि लोग बहुत ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं और अपने ही मन से मन गढ़ंत बातें करते हैं। तो जब आपने उर्दू में शेर कहना शुरू करा था या पढ़ना ही जब शुरू करा था, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कोई आकर के कह रहा हो कि भाई ये सब कौन सी भाषा है, अपनी भाषा करें कि किसकी दूसरों की भाषा लेकर के बैठ गए? ये मसला तो ऐसा है ना कि जिससे जूझना पड़ता है शुरुआत में, जी जी लेकिन अगर एक बार आपका स्टैंड क्लियर है, जी। कन्विक्शन से आप कोई काम करते हैं और आपको ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें कुछ विजन आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें झोल नहीं होना चाहिए। जी जैसे हमसे एक यूनिवर्सिटी के एक साहब ने कहा कि भाई मैं किताब छाप रहा हूँ जिसमें उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा का सारा काम होगा, हिंदू शोरा का काम होगा। जी। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि भाई, अच्छा उससे भी मांगा गया था, मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा एक भी गजल। अगर शायरी का इंतखाब कोई करे तो समझ में आता है कि भाई आपकी भी गजल चाहिए, लेकिन आप गैर मुस्लिम शोरा का इंतखाब करेंगे, खास करके ये एक तफरीक जो आप कायम कर रहे हैं ये गलत है। कल को आप मालूम नहीं कि इस तरह की कितनी ज्यादा चीजें आपको देखने में सुनाई पड़ेंगी और एक ऐसा मामला क्रिएट होगा कि जैसे भाई आप ये कहें कि हिंदू होकर भी देखिए कैसे शायर हैं या शेर कह रहे हैं, कल को कोई ये कहेगा कि साहब ये मुस्लिम होकर कोई ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। बुनियादी जो शराइत हैं, जो शर्तें हैं, वो बस पूरी होनी चाहिए। कोई आदमी शेर कह रहा है, शायद बात खत्म, उसमें गैर मुस्लिम होना या हिंदू होना, मैं इन चीजों का कायल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही भी बात है। अच्छा, एक चीज जो हमें आपकी शख्सियत के बारे में काफी हैरान करती है तो काफी मुतासिर भी करती है, वो ये है कि आपने माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे अशार लिखे, काफी सारे स्टेजेस को आपने अपनी मौजूदगी से नवाजा है और आपकी किताब भी है हरफ आवारा। इतना सब के बाद भी आपको तकब्बुर छू करके भी नहीं गया, तो ये काफी मुतासिर करने वाली बात है और ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को सीखनी भी चाहिए आपसे। तो क्या ऐसा है कि कुदरती तौर पे ही आपको कभी तकब्बुर महसूस नहीं हुआ, या ऐसा है कि होता है पर आप खुद को रोक लेते हैं कि नहीं ये नहीं करना है? नहीं, मैं तो एक टॉनिक पीता हूँ इसका। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो मुझे अपने तमाम साथियों से अलग करता हो। मुझे बिल्कुल जैसे सब है वैसे खुद होना भी पसंद है, उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद है। तो कुछ नहीं, दुनिया में हर आदमी की अपनी जंग है, अपनी एक लड़ाई है, अपनी चीजों में वो काम कर रहा है। तो मैं कहीं से ये नहीं मानता कि मैं शेर कह रहा हूँ तो कोई ऐसा अलग और बड़ा काम कर रहा हूँ कि कोई मजदूर अगर सड़क पर गिट्टी तोड़ रहा है उसकी भी मेहनत वही है जी। वो भी अपना घर चला रहा है, अपने लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। मैं भी किसी ना किसी सूरत कोई वसीला मैंने भी ढूंढा। तो जाहिर है कि शायरी करना या कोई भी इस तरह की चीज आपको कुछ अलग नहीं करती है, और मैं होना भी नहीं चाहता जी। मैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहता हूँ जैसे सब हैं। और आप वाकई जो आपके दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। तो आपके हिसाब से मोहब्बत का या दोस्तों की क्या अहमियत है किसी की भी जिंदगी में, ना सिर्फ आपकी, किसी की भी जिंदगी में क्या अहमियत होती है दोस्तों की, मोहब्बत की? देखिए, जी। दोस्त तो वो है कि जो आपको आपके अंदर से निकाल ले जी। और जिसके पास आप जब हों जी। तो कोई पर्दा नहीं होता। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है तो आप क्यों परेशान हैं, क्यों खुश हैं, आप उससे तमाम चीजें बांट सकते हैं। मैं तो जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता बगैर दोस्तों के। जी। मेरी जिंदगी में जो उनका मकाम है, जिस तरह के मेरे दोस्त हैं, मैं पाता हूँ कि जो कुछ भी मेरे अंदर क्रिएटिव भी अगर कुछ है तो उसमें उन लोगों की बड़ी मदद है। जी। मैं उनको देख करके, उनकी चीजें देख करके बहुत कुछ सीखता समझता हूँ। तो दोस्त का होना तो खैर इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है। और मोहब्बत क्या है? और पहले तो ये बताइए, इस हंसी के पीछे क्या वजह है? मामला ये है, जी जी। ये सवाल अक्सर कई तरह से पूछा जाता है। जी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पूछ ले कि शायरी क्या है जी। या जिंदगी क्या है, जी जी। इसका कोई एक मुकम्मल जवाब आप नहीं दे सकते। बेशक।
जवाब जो भी होगा वो आपका अपना जवाब होगा। मेरे लिए मोहब्बत आपकी जात में जो इंसानी कदरें हैं हम्म। कि दुनिया की बेहतरी होनी चाहिए, और कोई भी मान लीजिए जैसे मैं किसी एक शख्स से भी मोहब्बत करता हूँ, तो वो अगर आपकी जात में अच्छी चीजों का इजाफा हो रहा है तो मोहब्बत का सिर्फ ये काम है, वो आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाने के लिए जी। एक ईंधन की तरह काम करती है। तो मेरे लिए तो मोहब्बत यही है, और वो एक शख्स से हो तो भी, तमाम लोगों से हो तो भी। जी, काफी नपा-तुला जवाब दिया आपने। बहरहाल बात मोहब्बत और दोस्ती की चल रही थी, तो एक सवाल हमारा आपसे ये भी है कि आपके लिए निर्मल दद्दा बहुत बड़ा मकाम रखते हैं आपकी जिंदगी में, और उनका चले जाना आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है, मतलब एक ऐसा सुराख हो गया है आपकी जिंदगी में जो शायद कभी भर नहीं सकता। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने इतने बड़े गम को इससे कैसे उभरे आप? 19 अक्टूबर को पिछले साल निर्मल दद्दा नहीं रहे थे, जी। और इस शहर में वो मेरे आखिरी बुजुर्ग थे। जी। उनके बाद कोई ऐसा है नहीं कि जिनको मैं ये कहूँ कि ये मेरे बुजुर्ग हैं। बड़े होंगे मेरे, बुजुर्ग नहीं। जी। बड़े और बुजुर्ग का फर्क मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। बड़ा कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग वही है जिसका दस्ते शफकत आपके सर पे है, जो जिससे आप जाएं और बिल्कुल बच्चे की तरफ फूट फूट के अगर आप रोना चाहें आप रो लें, कुछ कहना चाहें कह लें, कोई गिरह अगर आपकी खुलना चाहे तो खुल जाए उसके सामने। निर्मल दद्दा की जात का एहसान है मेरे ऊपर। वाजिद साहब के शागिर्द थे, और उनका न होना या वाजिद साहब का न होना मेरे लिए बिल्कुल आप ये समझिए कि वो खला है सीने में कि जिसका पूर्ण होना मुमकिन नहीं है। जी। मैं हमेशा महसूस करूंगा कि मेरे सर से वो आखिरी हाथ जो है कि चला गया, जिससे मैं कुछ भी कह सकता था और वो सुनते थे। तो जाहिर है कि ये मेरे लिए एक बात है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ इसीलिए कई बार जो किसी के जाने का गम ठीक है वो परेशान करता है, लेकिन मैं हमेशा उसको इस तरह तोलता हूँ कि अगर वो शख्स जब तक जिंदा था तब तक मैं उसके साथ कैसा था। अगर मैंने अपना 100% उसके साथ दिया है और मैंने अपनी जात अपनी जान पूरी लगा रखी थी उसके साथ कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे कहने और करने में कोई फर्क नहीं रहा, जब उन्हें कहीं जरूरत थी मैं मौजूद था कि नहीं, वो नहीं है कोई बात नहीं, दुनिया उनके ऊपर सारा क्लेम करना चाहे कर ले, मुझे क्या मतलब, वो है नहीं। लेकिन जब तक वो थे, मेरा रद्द अमल क्या था और मैं कैसे पेश आया, अगर मैंने वहां कोई कमी नहीं छोड़ी तो मुझे लगता है ठीक है, फिर मेरा जो मैंने किया वो ठीक है। माहौल काफी संजीदा हो गया है, इसलिए थोड़ा मजाकिया बात करते हैं। तो एक सवाल था कि अक्सर जब शायर कुछ नया लिखते हैं या उनके नए ख्याल होते हैं तो वो चाहते हैं कि किसी को जल्द से जल्द दिखाएं, उनसे राय लें। तो कभी ऐसा घर में हुआ है कि आप गए हो हमारी भाभी के पास, उनको दिखाया हो कि ये देखिए हमने ये लिखा है, उन्होंने ये कह के हटा दे कि भाई आपका तो रोज का है, हमें बड़े काम है, आप हटे अभी यहाँ से? कभी हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, मतलब हमारी वाइफ इस मामले में बड़ी एक तो सहनशील है मैं कहूँगा, और समझदार तो खैर नहीं, खुश नसीब है आप। कोई शक नहीं। मैं शायरी के लिए उनके पास नहीं जाता। अच्छा। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनकी जात को कमतर करे या मेरी जात को कुछ। होता क्या है, वो शेर में दिलचस्पी लेती हैं, अदब में दिलचस्पी है उनकी, लेकिन वो दूसरी दुनिया के सफर पे, हम दूसरी दुनिया के सफर पे। हम शायरी और जबान से मोहब्बत में जिस हद तक निकल गए आगे जी। वो उनके लिए दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, उनका अपना। तो मैं इससे कहीं कि कोई जो हम सफर हो उसको आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं उसकी भी उसी में दिलचस्पी हो, ठीक है, हो जाए अच्छी बात है। लेकिन जाहिर है दो इंसान बिल्कुल फर्क भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए एक दूसरे को। तो इसमें उन्होंने हमेशा मेरा साथ भी दिया और कोई मसला नहीं रहा। कुछ दोस्त एक आध ऐसे हैं जिनमें हिमांशु वाजपेयी भी हैं कि मैंने कुछ कहा कई बार किसी मिसरे को लेकर डाउट हुआ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ स्क्रिप्ट यानी कि रस्मुल खत का आना जबान का आना नहीं है जी। हिमांशु को हो सकता है एक स्क्रिप्ट ना आती हो, उर्दू अभी आ जाएगी जाहिर है, लेकिन उनको जबान तो आती है जी। तो हम लोग कहीं भी कोई भी बात होती है तो मैं कई बार होता है कि कोई मिसरा कोई शेर उनको भेज देता हूँ कि जरा देखिए हुजूर ये शेर हुआ है, और वो बात होती है। जाहिर है कि वो जबान से जुड़ी बात नहीं, लेकिन ठीक है एक आदमी का मौजूद होना ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। आपने बात करी हिमांशु जी की, और आप दोनों को जय वीरू की जोड़ी माना जाता है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो आप दोनों से रिलेटेड?
हिमांशु तो एक इदारा है भाई, मतलब जी। जैसे मैं मानता हूँ कि वो मेरे सबसे खास दोस्त हैं, ये तो एक बात है। जय वीरू में कौन जय और वीरू कौन है ये आपने बताया नहीं। बहरहाल ये था कि आप इमेजिन करें आप दोनों स्कूटर पे बैठे हैं तो वो साइड कार पे कौन बैठना चाहेगा? वही उस बैठे। हिसाब से डिसाइड कर ली कौन जय है कौन वीरू है, या जैसे बसंती की तलाश हो। अब आप तो हाँ, हो नहीं, नहीं सकते। जाहिर है। तो मामला ये है कि हिमांशु की जहानत का बदल नहीं है कोई। जी बिल्कुल, बेशक। वो जब हम कहते हैं ना कि लखनऊ के बहुत सारे जो हवाले इस वक्त हैं, हम्म, उनमें जो सबसे मुस्तनद और एक महत्वपूर्ण हवाला है वो हिमांशु वाजपेयी भी है। बिल्कुल। भाई हम फख्र करते हैं कि शहर में मशीन अव्वल किशोर जैसा शख्स रहा, उर्दू के तमाम बड़े शोरा रहे और क्या क्या लोग गुजरे हैं यहाँ से। तो मुझे मालूम है कि आगे आने वाला वक्त जो है इस बात पे फख्र करेगा कि कोई हिमांशु वाजपेयी यहाँ था। और कोई अभिषेक शुक्ला भी यहाँ है। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी माना जाता है और आपके पोस्ट काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो हमें लगता है कि एक छोटा सा खेल है जो हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। करना कुछ नहीं है, बस यही है कि हम कुछ लोगों का या कुछ चीजों का नाम लेंगे और आपके जहन में जो पहला ख्याल आए आपको वो बताना है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, आप तैयार हो गए पीछे होकर के? बढ़िया है। जिंदगी। यही जवाब था मेरा। सबटाइटल्स नहीं आ रहे भी। बढ़िया। मोहब्बत। उससे भी खूबसूरत। हिमांशु वाजपेयी। यार गार दो। बढ़िया। शायरी। जिंदगी का बदल। लखनऊ। घर। जलेबी। जाना। अच्छा, मेरा शो है तो हमें थोड़ा फायदा लेना है, ठीक है? तो अब हम जिस शख्स के बारे में बोलने जा रहे हैं, जो नाम लेने जा रहे हैं, वो आपके जहन में जो भी आता है बता दिए। सना उम्मीद। बहुत प्यारी। और ये रखना जरूरी से काटना नहीं है, ठीक है? हाँ, बहुत प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपका तसव्वुर होता है तो सबसे पहले जब हमने अपने दोस्तों को बताया कि आप आने वाले हैं हमारे शो पे, तो उनका सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो ये था कि जलेबी जरूर मंगवाना। तो इसलिए हमने जलेबी का इंतजाम करा है और जलेबी आ रही है। आप खाना खत्म करें फिर हम लोग मीठा खाएंगे। और कैमरा ऑफ करने से पहले अगर आपको कोई बात कहनी है तो बिल्कुल कह दें। मुझे लगता है ना कि जी दुनिया का कोई भी मसला जी कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे तमाम चीजों की हैं, लेकिन वो बातचीत से हल हो सकता है। जी तो इंसान को बातचीत करने की जरूरत है और आदत होनी चाहिए। अब जैसे आपने बुलाया तो मुझे जानने का, कई सारे अफराद, कई सारे लोग मेरी जिंदगी में जुड़े। मैंने अली को जाना, मैं मुकेश भाई को जाना, आदर्श जी को जाना, आपकी खदीजा को जाना, और घर में जो लोग और हैं उनको देखा। आपसे बात हुई कई सारे पहलुओं पर और मैं कुछ चंद ऐसे अच्छे पल जिनमें मैं हंसा खुल के और बहुत सारी चीजें। तो ये एक सिलसिला है मुझे लगता है, और ये कोशिश लगातार होनी चाहिए कि लोग एक दूसरे से जुड़ें, मिलें, बात करें। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उम्मीदनामा के लिए भी, आपके लिए भी, कि ये चिराग से चिराग जलने का जो एक सिलसिला है ये आगे भी इसी तरह जारी रहे। और बस उम्मीद है अब ये जो शुरुआत हुई है वो काफी सही रहेगी, और जब आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो और तो कुछ चाहिए नहीं, अब तो फतेह अपनी ही है इंशाल्लाह। भैया आपका तहे दिल से हम सब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला हम लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी जैसे छोटा सा नजराना है आपके लिए, तो इसे कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इसमें एक जैसे कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान चल रहे हैं, खास करके वो लोग जो अपने हाथ का काम करते थे वो काफ़ी परेशान थे। तो हम लोगों ने एक ऐसे ही एक लेडी से हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने ये हाथ से कुछ चीज़ें बनवाई हैं, तो ये उसी का ही एक है आपके लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे आकर जो खुशी हुई मैं उसको बयान नहीं कर सकता, और आप सब का जो स्नेह मिला उसका मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उम्मीदनामा का। और जलेबियों ने तो खैर 4 चांद लगा दिए। आपकी नजर उधर से हट ही नहीं रही, मसला तो ये है। नहीं, बहुत आप सब बहुत प्यारे हैं और सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।